हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप मन लगाकर मेहनत कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी हम मेनली पढ़ेंगे सॉलिड इन लिक्विड में इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो सकती है और गैस इन लिक्विड की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 8 सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? घुलनशीलता, है ना। जैसे मैंने एक गिलास पानी लिया और उसमें चीनी डालनी शुरू कर दी। चीनी डालता रहा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो चीनी घुलनी बंद हो जाएगी। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे कि वो सॉल्यूशन किस तरह का बनेगा, लेकिन वो घुल रहा है, उसमें सॉल्युबिलिटी है उसकी शुगर की किसमें? वाटर में। शुगर सॉल्यूशन बन रहा है तो उसकी क्या है? सॉल्युबिलिटी है उसके अंदर, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। स्पेसिफिक अमाउंट एग्जांपल में क्या हो गया हमारा, अभी जो हमने लिया था यहां पर हो गया H2O पानी, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। हाँ, यहां पर थोड़ा सा इसको ठीक कर लो कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। जितना मैक्सिमम घोला जा सकता है वो उसकी मैक्सिमम क्या होगी? सॉल्युबिलिटी होगी, है ना। जितना मैक्सिमम अमाउंट हम घोल सकते हैं। हो सकता है एक गिलास पानी में 20 ग्राम, 30 ग्राम, 35 ग्राम उतनी ही घोले, तो वो क्या होगी? उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी कहलाएगी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना सॉल्यूट हम उसमें डिसॉल्व कर सकते हैं। फिर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करेगा। नेचर के बारे में अभी ब्रीफ में बात करेंगे। पोलर सॉल्वेंट होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, पोलर सॉल्यूट होते हैं, नॉन पोलर सॉल्यूट होते हैं। इसके बारे में भी ब्रीफ में डिस्कस करेंगे कि किस किस पर डिपेंड कर रहा है। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों पे। जो नेचर है सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी, दोनों पर वो डिपेंड करेगा कि कैसा घुलेगा या नहीं घुलेगा, या सॉल्युबिलिटी कम होगी या ज्यादा होगी। एज वेल एज टेम्परेचर, टेम्परेचर पर भी इफेक्ट पड़ता है ना। कहीं में बढ़ा दो तो घट जाती है, कहीं पे घटा दो तो बढ़ जाती है। एंड प्रेशर, यानी कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पहला, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पहला, फिर दूसरा टेम्परेचर और तीसरा प्रेशर। इन फैक्टर्स पर जो सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड करती है। मैं इसको एलैबोरेट करूंगा आगे। अभी शॉर्ट में थोड़ा सा जान तो लें पहले टॉपिक के बारे में है क्या। फिर उसमें दो टर्म्स अपने को समझनी है, डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। डिसोल्यूशन क्या है कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल गोइंग इनटू द सॉल्यूशन, कि जो सोल्यूट पार्टिकल हैं कितने वो सॉल्यूशन के अंदर गए हैं, उसको हम डिसोल्यूशन बोलते हैं। या एनसीईआरटी लिखता है कि व्हेन सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड, हमने कोई सॉलिड सॉल्यूट ऐड कर दिया सॉल्वेंट के अंदर टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए। जैसे अभी हम लास्ट कुछ लेक्चर में कंसंट्रेशन टर्म पढ़ के आए हैं, जैसे मोलैरिटी है, यहां पर मोलैरिटी ले लेते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स पर नेट वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में थी? इन लीटर में थी। तो ये असल में क्या है? ये कंसंट्रेशन ही तो है, ये कंसंट्रेशन ही तो है कि नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि इन लीटर। अब डिसोल्यूशन क्या हुआ कि मैं ये जो नंबर ऑफ सॉलिड सॉल्यूट को मैं ऐड करते जा रहा हूं, या नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाते जा रहा हूं। मान लिया पहले 1 मोल पर 1 लीटर ये सॉल्यूशन था, तो मोलैरिटी कितनी आ रही थी? 1m। वही मैं इसको 2 मोल कर दूं तो मोलैरिटी आ जाएगी 2m, यानी कि ये कंसंट्रेशन बढ़ रही है। ये तो हो गया डिसोल्यूशन। अच्छा, उसका उल्टा होता है क्रिस्टलाइजेशन। डिसोल्यूशन का उल्टा क्रिस्टलाइजेशन। यहां पर सॉल्यूट पार्टिकल गोइंग इनटू द सॉल्यूशन था, यहां पर सॉल्यूट पार्टिकल सेपरेटिंग आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन। वहां गोइंग इनटू था, यहां पर सेपरेटिंग आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन। कितना तुम वहां से निकाल पा रहे हो। ठीक, डिसोल्यूशन का उल्टा क्रिस्टलाइजेशन। एक चीज और कि इनको हम यहां पर एक टर्म बताता हूं। टर्म क्या बताना है कि डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन में ये कैसे भी हो सकते हैं, जहां पर डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जहां पर डिसोल्यूशन है, अगर यहां पर डेल्टा H नेगेटिव है तो 100% क्रिस्टलाइजेशन में उसका ऑपोजिट होगा पॉजिटिव। सिंपली यहां पर नेगेटिव है तो क्रिस्टलाइजेशन में डेल्टा H उसकी पॉजिटिव होगी। एक दूसरे के ऑपोजिट है ना ये भाई, वो तो इनटू सॉल्यूशन है, ये बाहर आ रहा है, तो अगर ये नेगेटिव एंथैल्पी दे रहा होगा तो ये पॉजिटिव एंथैल्पी दे रहा होगा।
अब ये एंथैल्पी है क्या समझ लेते हैं। इसको हम और अच्छे से बोलें तो इसको बोलते हैं ऐसी रिएक्शंस को जो नेगेटिवली या जो एनर्जी रिलीज करती हैं उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यहां पर ये पॉजिटिव एंथैल्पी दे रहा है यानी कि ये एंडोथर्मिक है। अब भी नहीं आया समझ में, कैसे आएगा मैं बताता हूं कैसे आएगा। मैं हूं ना कि एक्सोथर्मिक मतलब ये नेगेटिव का मतलब वो सॉल्यूशन में जब घुल रहा है ना तो हीट इवॉल्व कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। जैसे घर में कभी सफेदी की हो तो वहां पर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, वो पानी में जाता है। तो जिस बर्तन में हम, जिस कंटेनर में, ड्राम में सफेदी को भिगोते थे वो गर्म हो जा रहा था, यानी कि वो कैसी थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। और जैसे अपन चाय बनाते हैं तो वहां पर हम बाहर से उसको एनर्जी देते हैं, वो जो पूरी प्रॉपर चाय बनती है उसको अपने को बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, यानी कि पॉजिटिव बाहर से दे रहे हैं। तो उस तरह के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक। क्लियर। और क्या है कि डिसोल्यूशन। अच्छा मान लिया एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है जहां पर कि डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन कि जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन है वो बराबर है रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की। यहां पर एक चीज और जोड़ लो, रेट ऑफ डिसोल्यूशन इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जहां पर ये बराबर हो जाए यानी कि जितना गोइंग इनटू सॉल्यूशन है उतना ही गोइंग आउट, मतलब नेट तो कुछ जा ही नहीं रहा होगा। तो यहां पर ऐसी स्थिति में हम इसको क्या बोल देंगे कि ये सॉल्यूशन जो है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। यहां पर क्या होगा, सॉल्यूशन डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। तो नेक्स्ट है सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्यूशन किसका, सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड का मतलब क्या है कि सॉलिड में हमारा सॉल्यूट होगा और लिक्विड में हमारा सॉल्वेंट। क्लियर। अच्छा अब इसमें क्या है कि पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर। या आसान भाषा में कहूं तो एक लाइन लिख लीजिए, काम बन जाएगा कि लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब कि जैसा एक जैसा होगा, पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा और नॉन पोलर नॉन पोलर, यानी कि नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। जैसे कि तुम जाके कहां बैठते हो, जो तुम्हारा पसंदीदा दोस्त है या सहेली है वहां जाके बैठते हो, हाँ भाई मेरी उससे बनती है, मैं तो वहीं जाके बैठूं क्योंकि गप्पे मारने होते हैं, है ना। तो पोलर डिसॉल्व करेगा पोलर में और नॉन पोलर डिसॉल्व करेगा नॉन पोलर में। जैसे 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 NaCl प्लस H2O बोथ आर पोलर, पोलर सॉल्यूट एंड पोलर सॉल्वेंट। और नॉन पोलर में आ जाएगा एंथ्रासीन प्लस बेंजीन। ये किस में आ गया, नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसका एग्जांपल पोलर में होगा NaCl प्लस H2O और नॉन पोलर में एंथ्रासीन प्लस बेंजीन। अच्छा मैंने कोई सॉल्ट लिया और उसको मैंने पानी में डाल दिया, है ना। यहां पर ये हो गया सॉल्यूट और ये हो गया सॉल्वेंट। क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, अब मैंने ये करता रहा, मैं सॉल्ट लिया, मैं डालता रहा। एक टाइम बाद क्या हुआ, सॉल्ट पानी में घुलना बंद हो गया, है ना। कि आफ्टर अ टाइम सॉल्यूशन में जो सॉल्युबिलिटी थी उसकी घुलनी बंद हो गई। उस पॉइंट पे मैंने उस सॉल्यूशन को क्या बोल दिया कि ये जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम कैसे समझ सकते हैं कि which contain maximum number of solute in the given quantity of solvent, कि जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूट हो और एक फिक्स क्वांटिटी। मान लिया कि ये वाटर 1 लीटर था और सॉल्ट तो मैंने कितना भी डालता रहा, तो 1 लीटर के बाद एक टाइम के बाद इसमें घुलन जो सॉल्युबिलिटी है उसकी वो पीक पर पहुंच जाएगी, उसके बाद तो वो घुलेगा नहीं। तो उसको हमने क्या बोल दिया कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूट एक सॉल्यूशन के फिक्स क्वांटिटी, गिवन क्वांटिटी के पास हो सकते हैं, उसे हम क्या बोल देंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब बात आती है गैसेस इन लिक्विड। गैसेस इन लिक्विड में बहुत खास कुछ नहीं है। यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि यहां पर एक एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट होता है।
क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। और ये जो है डिफरेंट होता है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। ये गैस टू गैस डिफर करेगा, डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। जैसे मान लिया ये एक कंटेनर है, इसमें यहां तक सरफेस पर कोई भी लिक्विड भरा हुआ है और इसके यहां पर हम कोई गैस इसमें सॉल्युबल कराना चाहते हैं, मिक्सिंग कराना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, ये पिस्टन ली और यहां से इस पे प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया। तो यहां पर क्या क्या फैक्टर हो सकता है कि बाहर जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करेगा, फिर प्रेशर क्या है उस पर डिपेंड करेगा, फिर जो अल्फा है जो क्या है एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट उस पर डिपेंड करेगा कि इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होनी चाहिए। तो ये सब हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी लेक्चर में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, पढ़ते रहें, मेहनत करें, आगे बढ़ें।